Hello बच्चों, welcome to EduGrid Science. Myself Bandish Shah, your mathematics teacher. So we are going to start गुजसेट मंथन सीरीज 2025. आप सभी को पता है कि 10 दिन के बाद 22 मार्च से आपकी गुजसेट की एग्जाम स्टार्ट हो रही है. सो उसी को ही ध्यान में रखते हुए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए गुजसेट मैथ्स का पेपर नंबर 1, जिसमें मैं आपको गुजसेट लेवल के एग्जैक्ट 40 MCQs में आपको करवाने वाला हूँ. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है. ओके, यहाँ पे आपको एक सेट एस गिवन है. सेट एस में 3 एलिमेंट्स है, पाई, पाई स्क्वायर एंड पाई क्यूब. एंड एक दूसरा टी सेट है, ई स्क्वायर ई क्यूब. मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है. ओके, फिर आपको एक फंक्शन का इनवर्स गिवन है, उसमें 3 पेयर है, एफ ई पाई क्यूब, पाई स्क्वायर ई क्यूब पाई. और आपको ये बेसिकली एफ इनवर्स गिवन है एंड ओरिजिनल फंक्शन आपको एफ फाइंड करना है. तो बेसिकली फंक्शन और उसके इनवर्स में क्या रिलेशन होता है. तो मान लो कि मैं उल्टा लिखता हूं, एफ इनवर्स में मान लो कि एक पेयर है ए कॉमा बी. ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन में इसकी रिवर्स पेयर होगी. क्या होगी? इसकी रिवर्स पेयर विच इज बी कॉमा ए. बस फंक्शन और उसके इनवर्स में यही डिफरेंस होता है. ये एक्चुअली 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, बराबर. तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, तो ओरिजिनल एफ इनवर्स में ई पाई क्यूब है, तो उसके ओरिजिनल फंक्शन में क्या होगा, पाई क्यूब ई होगा. तो पाई क्यूब ई आपको किधर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, ये रहा. फिर नेक्स्ट पेयर है स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये एफ इनवर्स में है, तो उसका रिवर्स एफ में होगा. तो पाई स्क्वायर स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा. फिर ये ई क्यूब पाई, तो उसका इनवर्स, उसका रिवर्स पाई ई क्यूब होता है, विच इज ऑल्सो हियर. सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर. ठीक है, सो बेसिकली एफ में अगर बी ए है तो एफ इनवर्स में ए बी होगा, या तो इसका उल्टा, अगर एफ इनवर्स में ए बी है तो इसका उल्टा एफ बी ए होगा. ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2. ओके, अब यहाँ पे ये कंसेप्ट बेसिकली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का है. तो यहाँ पे आपको एक सेट गिवन है 1 2 3 और रिलेशन की पेयर गिवन है 1 1 2 2 एंड 3 3. देन चूज द करेक्ट आंसर. मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव. ओके, मतलब आप अपने को ये जो रिलेशन की पेयर गिवन है आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 एंड 3 3. तो ये पेयर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या है क्या नहीं है, दैट वी हैव टू चेक. ओके, तो सबसे पहली चीज, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो, अपने को सेट गिवन है 1 2 3. ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, तो सेम सेम, ऐसा याद रखो. रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, सेम सेम. अगर आपके सेट में 1 है तो रिलेशन में 1 1 होना चाहिए, अगर 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, विच इज अवेलेबल. सो ये रिफ्लेक्सिव तो है. ठीक है, नाउ हमें चेक करना है सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है कि अगर आपके रिलेशन में मान लो कि 1 1 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए. तो वो तो है 2 2, तो उसका उल्टा 2 2 भी है. 3 3, तो उसका उल्टा 3 3 भी है. मतलब ये सिमेट्रिक भी है. और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, तो अगर आपके रिलेशन में ए बी कॉमा बी सी है तो ए सी पेयर भी होनी चाहिए. तो ये चीज यहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है. ओके, 1 1 2 2 3 3 में भी ये रिलेशन होता ही है. ओके, सो ये ट्रांजिटिव भी है. इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है. इट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन. सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर. ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब इसमें एक कंसेप्ट आपको मैं करवाता हूं कि आपको ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है. बेसिकली आप इसको ध्यान से देखो, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो, बराबर क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये. 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15. तो ये क्वाड्रेटिक की आपको क्या फाइंड करनी है, रेंज. तो मैं आपको एक कंसेप्ट करवाता हूं कि मान लो कि आपके पास में क्वाड्रेटिक फंक्शन पड़ा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका a पॉजिटिव है या a नेगेटिव. ओके, अगर आपका a पॉजिटिव है, अगर आपका a पॉजिटिव है, देन रेंज विल बी क्लोज इंटरवल -d/4a टू इनफाइनाइट. And if your a is less than 0 negative, then your range will be -infinite to -d/4a. ये शॉर्टकट फॉर्मूला वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो. ठीक है, चलो अभी ये क्वेश्चन में a 4 है, मतलब a पॉजिटिव है, तो हम ये वाली शॉर्टकट यूज करेंगे. तो इसके लिए हमें पहले d निकालना पड़ेगा. d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac. तो पहले d निकालो साइड में. तो d की फॉर्मूला होती है b स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे b कितना है, 12. 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 15. तो देखो 4 इंटू 4 इंटू
15, ठीक है। चलो तो ये होता है 144 माइनस 15 4 जा 60, 60 इंटू 4 240 होता है ये, बराबर। इट मीन्स ये आपका आंसर है -96। ओके, ये डी की वैल्यू आई -96, ये डी की वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो माइनस ऑफ -96 मतलब +96 क्लोज इंटरवल डिवाइड बाय 4 टाइम्स a मतलब 4 इंटू 4 16 कॉमा इनफाइनाइट। तो 96 अपॉन 16 क्या होता है? 6 होता है, बिकॉज 16 6 जा 96। सो फाइनल आंसर इज 6 कॉमा इनफाइनाइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर विच इज क्लोज 6 टू इनफाइनाइट। तो वीडियो पॉज करके ये शॉर्टकट नोट डाउन कर लो और ए पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके ऊपर से आप ये दोनों में से कोई एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नाउ अवर नेक्स्ट एमसीक्यू विच इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जहां पे बाहर सिंपल फंक्शन है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर कोई कोफिशिएंट है और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो इनवर्स वाला टर्म है उसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि लेट कॉस इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स को इस साइड लेके आओ तो वी गेट 2/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। चलो अब ये दोनों वैल्यू को ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करो वापस। सो व्हाट वी गेट, तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो कॉस है वो एज इट इज लिख रहा हूं मैं, फिर ये 3 एज इट इज एंड कॉस इनवर्स 2/3 इज व्हाट, तो कॉस इनवर्स 2/3 इज थीटा। मतलब ये किसकी फॉर्मूला बन गई, देखो तो कॉस 3 थीटा। नाउ कॉस 3 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। चलो 4 एज इट इज। अब कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा मतलब इसका क्यूब करो तो इसका क्यूब बन जाएगा 8/27 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इज अगेन 2/3। ओके, अब 8 4 जा 32, 32 डिवाइड बाई 27 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचा। अब इसको एलसीएम ले लो तो ये पूरा बन जाएगा 32 माइनस 27 2 54 डिवाइड बाई 27 बन जाएगा, ठीक है। अब आप 32 माइनस 54 करोगे तो मिल जाएगा -22 डिवाइड बाई 27। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन में इसको हमें थीटा ऐड करना होता है। सो कॉस इनवर्स 2/3 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर 2/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा cos 3 थीटा एंड cos 3 थीटा की तो ये फॉर्मूला होती है। चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। अब ये क्वेश्चन तो इजी है, दिखने में इजी लग रहा है ना। सबसे पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे cot इनवर्स 1। तो cot इनवर्स 1 क्या होता है, बेसिकली π/4 प्लस 3 साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6। फिर कॉसेक इनवर्स में अगर माइनस है तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कॉसेक इनवर्स 2 इट इज अगेन π/6। आप टेबल में देख सकते हो वैल्यू -3 एंड tan इनवर्स 1/√3 होता है π/6। अब ये सभी को सॉल्व कर रहे हैं आपको, तो π/4 एज इट इज, ये 3 2 जा मतलब π/2 प्लस π/6 अगेन 3 2 जा मतलब π/2 एंड माइनस π/2 कैंसिल एंड π/4 प्लस π/6। तो इसमें एलसीएम ले तो 6π प्लस 4π मीन्स 10π डिवाइड बाई 6 4 जा 24। तो ये दोनों को आप 2 से डिवाइड करो, तो ये दोनों को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5 बन जाएगा और ये 12 बन जाएगा। सो फाइनल आंसर इज 5π/12। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यही टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, यही कंसेप्ट के, ठीक है। चलो अब ये देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बेसिक मतलब पहले तो समझो कि कोई भी इक्वेशन, देखो पहले तो ये इक्वेशन है कि नहीं, बीच में इक्वल टू है, राइट में और लेफ्ट में कुछ लिखा है, इट मींस दिस इज इक्वेशन। एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब हमें क्या फाइंड करना होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, देखो तो x, तो हमें बेसिकली फाइंड करना है x की वैल्यू, कि कौन सी x की वैल्यू ये ऑप्शन में से ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कौन सा कंसेप्ट चमक रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x, यहाँ पे tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कौन सी फीलिंग आ रही है, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा की। ओके, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगी आपकी, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x एंड दैट इज इक्वल टू π/4, ठीक है। सो tan इनवर्स 2x प्लस 3x क्या होता है 5x अपॉन 1 माइनस ये क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू π/4। अब ये tan इनवर्स को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा tan π/4 एंड tan π/4 इज 1। अब इसको सॉल्व कर दो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, सो वी गेट 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये दोनों को लेफ्ट में लेके आओ तो ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो 6x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर पढ़ो तो 6 1 जा 6, तो इसके फैक्टर पढ़ेंगे 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों में से पहले दो में से 6x कॉमन, सो x प्लस 1, फिर ये दोनों में से माइनस कॉमन, सो x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो वी गेट x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1/6। अब देखो, अब ये दोनों को डायरेक्टली टिक मत कर देना कि सर ये आपका आंसर है कि 1/6 एंड माइनस 1। अगर आप चेक करोगे ना तो माइनस 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, माइनस 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में LHS में x की जगह पर माइनस 1 पुट करके देखो तो 2 इंटू माइनस 1 कितना होता है, -2, तो tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स 3 इंटू माइनस 1 इज अगेन -3। अब ये दोनों में से माइनस बाहर आएगा तो ये बनेगा माइनस tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3। चलो अब ये दोनों में से माइनस कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब आप ये दोनों को फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो ये कभी भी आपको π/4 आंसर लाके नहीं देंगे। इसका मतलब x इक्वल टू -1 को हमें सिलेक्ट नहीं करना है, वी हैव टू रिजेक्ट। और आप दूसरी चीज x इक्वल टू 1/6 को ये LHS में रख के देखोगे तो वो आपको श्योरली π/4 लाके देगा। इट मीन्स 1/6 इज अवर फाइनल आंसर। तो ये कंसेप्ट ये सीखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर कोई इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला है और अगर आप x की वैल्यूज लाके रखते हो तो ये दोनों के दोनों पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये दोनों में से जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको रिजेक्ट करो और जो सेटिस्फाई करता है उसको सिलेक्ट करो। ओके, सो यहाँ पे -1 को हमें रिजेक्ट करना है, सो सी तो आएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। आप 1/6 रख के चेक करना x की जगह पे, इट विल गिव यू π/4। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स A गिवन है, उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और यहाँ पे एक B डैश मैट्रिक्स गिवन है, B डैश नॉट B डैश गिवन है आपको 3 क्रॉस 2 का। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो सुनो ध्यान से। मान लो कि मुझे A और B डैश दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा रूल क्या होता है, तो मान लो कि मैं ऑप्शन बी के लिए चेक कर रहा हूँ, बराबर। तो ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, A डैश इंटू बी। ओके, एक काम करते हैं, हम लोग ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए में आगे क्या लिखा है, ए इंटू क्या करना है मुझे, बी डैश। तो ए का ऑर्डर क्या है, तो ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 एंड बी डैश का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब होगा, जब ए की टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी डैश की टोटल नंबर ऑफ रोज ये दोनों इक्वल होंगे ना तब। तो ये इक्वल है, ये इक्वल ऑलरेडी है। इट मीन्स हम ए इंटू बी डैश कर सकते हैं, ए और बी डैश को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर ए डिफाइन हो गया, सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कर सकते हो। अगर आपको ये चेक करना है तो ये चेक करो। चलो, तो ए डैश इंटू बी पॉसिबल है। तो पहले तो ए आपको 2/3 गिवन है, तो ए डैश क्या बन जाएगा 3/2 उल्टा बन जाएगा। और ये बी डैश गिवन है तो बी क्या बन जाएगा 2 क्रॉस 3। तो देख लो यहाँ पे 2 and 2 ये भी इक्वल है, तो ये भी पॉसिबल है। ओके, सो एक्चुअली चलो ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में बी डैश ए बोला है, बी डैश ए। तो बी डैश क्या है यहाँ पे 3 क्रॉस 2 और ए क्या है यहाँ पे, तो ए है 2 क्रॉस 3, तो ये भी पॉसिबल है। चलो चलो चलो, ये भी पॉसिबल है ना। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं, ए इंटू बी। तो ए का ऑर्डर कौन सा है 2 क्रॉस 3 एंड बी का ऑर्डर कौन सा है, वो भी 2 क्रॉस 3 है। तो देखो ये इक्वल है, नहीं है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफाइंड। यहाँ पे एक काम कर दो, चेंज कर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी डिफाइंड। ओके, तो ये तीनों पॉसिबल है, ये तीनों पॉसिबल है। सो ये पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स ऑप्शन डी को हमें टिक करना है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दो, प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, चलो, तो आपको समझ में आया कि यहाँ ए की टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड बी की टोटल नंबर ऑफ रोज ये इक्वल नहीं है। सो ए इंटू बी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो, नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक देन एक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, याद करो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ए आई नॉट इक्वल टू जे के लिए ए आई जे एंड ए जे आई वाले एलिमेंट इक्वल होते हैं। मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, चेक करो, तो ये एलिमेंट है A12 और ये एलिमेंट कौन सा है A21। तो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं, देखो तो AIJ एंड AJI है, मतलब A12 एंड 21 ये दोनों एक दूसरे के उल्टे एलिमेंट है। तो ये दोनों उल्टे एलिमेंट एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो x-1 विल बी इक्वल टू 2x + 3। तो इसको सॉल्व करो
तो -1 -3 -4 एंड 2x माइनस x, सो x इज इक्वल टू -4, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट। नाउ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, तो i इज नॉट इक्वल टू j वाले एलिमेंट में aij इज इक्वल टू माइनस aj होता है, मतलब जो एलिमेंट एक दूसरे के उल्टे हैं उनकी साइन रिवर्स कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, a12, तो a21 वाला एलिमेंट इससे ऑपोजिट साइन वाला होगा, मतलब ये -5 है तो ये वाला +5 होगा, इट मीन्स हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल गई +5, सो वी गेट y इज इक्वल टू +5। नाउ नेक्स्ट देखो, चलो तो नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला देखो, तो ये वाला ध्यान से देखो, तो ये a13 है, तो इसका उल्टा एलिमेंट a31z, तो ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट साइन वाले हो गए, तो मुझे यहाँ से z इक्वल टू कितना मिला, z इक्वल टू -3 मिला। अब ये कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका a23 है, तो a32 मतलब 7, ये तो और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स ऑपोजिट साइन वाले एलिमेंट हो गए, तो w इक्वल टू क्या बना, -7 बना। नाउ नेक्स्ट अब कौन सा एलिमेंट बचा देखो, तो ओके ऑलमोस्ट सारे डन हो गए। ओके नाउ x बचा। अब ये आपको पता होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, उसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होता है, तो ये x भी डायगोनल पे ही बैठा है ना, इट मींस x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0, तो ये चारों की वैल्यू आपको मिल गई। नाउ वी हैव टू सिंपली ऐड देम, तो ये सबको ऐड कर दो, तो 5 - 3 2 2 - 7 -5 -5 प्लस 0 -5, इट मींस -5 इज अवर फाइनल आंसर। तो इसमें बेसिकली हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और प्रीवियस क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, मतलब आपके दोनों कंसेप्ट हो गए क्लियर। ओके सो ये 40 एमसीक्यू में हमें बेसिकली कंसेप्ट ही क्लियर करना है बराबर, और क्वेश्चंस के लेवल देखने हैं कि गुडसेट में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब ये एक नया कंसेप्ट है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बराबर, और यहाँ पे एक्चुअली एक प्रिंट मिस्टेक है कि फाइंड x, चलो मैं बाद में बताता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो पहले तो कंसेप्ट सीखो। देखो इसमें दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दूसरा होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके चलो अब ये दोनों अगर आपको नहीं पता तो देख लो ध्यान से। सिंगुलर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0, एंड नॉन सिंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ पे क्या बोला है कि दिस मैट्रिक्स a इज नॉन सिंगुलर, इट मीन्स हमें ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, तो ये डिटर्मिनेंट को हमें क्या दिखाना है, नॉट इक्वल टू 0। चलो तो ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे 1 आएगा बराबर, फिर ये 6 माइनस ये बन जाएगा 3, फिर -1, फिर 3 माइनस ये बन जाएगा -3x, मीन्स बीच में आएगा +3x, और लास्ट में +1, फिर ये -1 -2x, -1 -2x इज नॉट इक्वल टू 0 बराबर। चलो अब ये बन जाएगा आपका 3, माइनस को अंदर एंटर करो तो ये -3 -3x, फिर ये बन जाएगा -1 -2x इज नॉट इक्वल टू 0। चलो अब यहाँ से कट क्या होगा चेक करो, तो यहाँ से कट हो जाएगा 3 एंड -3 कैंसिल, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, -3x -2x मीन्स -5x, -1 को राइट में शिफ्ट करो तो इज नॉट इक्वल टू +1, सो वी गेट x इज नॉट इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होना चाहिए कि फाइंड की जगह पे, फाइंड को यहाँ से कट कर दो, फाइंड की जगह पे होना चाहिए कि x which of the following value of x is not possible। okay so which of following x is not possible, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे कौन सा x नहीं लेना है, x नॉट इक्वल टू -1/5, इट मीन्स x की वैल्यू -1/5 नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। तो वीडियो पॉज करके ये दोनों कंसेप्ट को नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डिटर्मिनेंट चैप्टर। ओके तो यहाँ पे बेसिकली एक डिटर्मिनेंट गिवन है, और यहाँ पे क्या बोला है कि p q r आर द को फैक्टर्स ऑफ 13, 5 एंड 11। ठीक है चलो अब मुझे 13, 5 एंड 11 के तीनों के सेपरेटली को फैक्टर निकालना है। ठीक है चलो अब 1 3 1 3 1 3 मतलब 13 कहाँ पे है, तो ये वाली पोजीशन का नाम बताओ। चलो तो ये वाली पोजीशन का नाम है A13, तो मुझे स्मॉल a13 का को फैक्टर निकालना है, तो को फैक्टर को डिनोट कैपिटल ए से करते हैं, और ये पोजीशन 13 है, तो को फैक्टर फाइंड करने की फॉर्मूला होती है -1/i+j, i+j मतलब 1 + 3 इंटू m i j।
m का मतलब क्या होता है, माइनर, ठीक है। चलो अब -1 की 4 पावर 1 होती है, एंड M13 कैसे निकालते हैं, तो 13 वाली रो 13 वाली कॉलम हाइड कर दो, 7 3 = 21 -0, तो ये आ गया 21। और ये किसकी वैल्यू आ गई, देखो तो ये आ गई p की वैल्यू, इट मीन्स p = 21। अब हम निकालेंगे 5 का कोफैक्टर, तो 5 कौन सी पोजीशन पे बैठा है, 2 3 पे बैठा है, डन। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड कैपिटल A23, तो इसकी फॉर्मूला बन जाएगी -1/2 + 3 मीन्स 5 × M23, -1 की 5 पावर -1। नाउ M23 निकालो, तो M23 मतलब 5 वाली रो 5 वाली कॉलम हाइड कर दो, तो 7 1 = 7 -12, तो 7 - 12 होता है -5, और आगे एक ऑलरेडी माइनस है, तो ये बन जाएगा +5। मतलब ये किसकी वैल्यू आई, 5 आया q की वैल्यू, सो q = 5। नाउ नेक्स्ट हमें निकालना है 11, तो 11 कौन सी पोजीशन पे बैठा है, 3 3 पे बैठा है, तो A33 फाइंड करना है, तो इसकी फॉर्मूला बन जाएगी -1/3 + 3 मीन्स 6 × M33, तो ये तो +1 बन जाएगा। नाउ M33 निकालो, तो 11 वाली रो 11 वाली कॉलम हाइड कर दो, तो 0 - 3 मीन्स -3, तो ये बेसिकली किसकी वैल्यू आई, ये आई R की वैल्यू, इट मीन्स वी हैव R = -3। नाउ फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है ये रहा, देखो P + 3Q + 6R, तो P + 3Q + 6R = चलो P की वैल्यू क्या आई 21 प्लस 3Q की वैल्यू 5 3 = 15 बन जाएगी, एंड 6 × -3 मीन्स -18, ठीक है। चलो अब ये कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, -3 लिखा हुआ है, सो 21 - 3 = 18, 0 - 6, एक्चुअली यहाँ पे -6 आएगा, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे 6, तो ये बन जाएगा -6, तो 6 × -6 मीन्स ये बन जाएगा -36, ओके, तो ये बन जाएगा -36। तो चलो चेक करो, तो 21 + 15 होता है 36, सो 36 - 36 = 0, इट मीन्स 0 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो तो बेसिकली यहाँ पे हमें सीखना था हाउ टू फाइंड कोफैक्टर। तो कोफैक्टर की बेसिक फॉर्मूला होती है कि कोफैक्टर = -1/i + j × Mij, तो ये हमारी जनरल फॉर्मूला होती है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो अब ये क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट याद रखना कि जब भी आपको मैट्रिक्स या तो डिटर्मिनेंट में ऐसा एक वर्ड दिख जाएगी फॉर ट्राइंगल ABC, तो हमें एक कंसेप्ट यूज करना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, 180 मीन्स पाई, मतलब हमें ये वाला कंसेप्ट यूज करना है, देखो कि A + B + C = पाई, ये वाला कंसेप्ट यूज करना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। चलो अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये डिटर्मिनेंट में देखो जितने भी डबल एंगल है ना उसको ऐसा सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखो 0 एज इट इज, sin A एज इट इज, tan B एज इट इज, जितने भी सिंगल एंगल है ना उसको टच मत करो। 0 एज इट इज, -cos C एज इट इज, फिर 0 एज इट इज, cos C एज इट इज, फिर अब देखो B + C बेसिकली यहां से क्या बन जाएगा, तो B + C को सब्जेक्ट बनाओ, तो वी गेट B + C = π - A, वी गेट π - A। अब इसके आगे क्या चिपकाना है, हमें साइन चिपकाना है, तो ये दोनों के आगे साइन चिपकाओ, तो sin of B + C विल बी इक्वल टू sin π - A। नाउ टेल मी व्हाट इज sin π - A, तो साइन है, इट मीन्स sin B + C का आंसर क्या आ गया, साइन है, और इसके आगे एक ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो दिस बिकम्स माइनस, और इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, sin A। चलो नाउ tan A + C, तो A + C को सब्जेक्ट बनाओ, तो A + C को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो वी गेट A + C = π - B, और दोनों के आगे हमें क्या चिपकाना है, अभी tan चिपकाना है, तो tan चिपकाओ, तो tan of A + C = tan of π - B। नाउ टेल मी व्हाट इज tan π - B, तो ये बन जाएगा -tan B। तो अब इसके आगे कोई नेगेटिव है ना, नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा -tan B। नाउ एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स सारे कैसे हैं, 0 है, डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है, फिर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यस, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, यस, इट मीन्स दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि एनी डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0, इट मीन्स 0 इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ यहाँ पे बोला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट α = 0, तो हम यहाँ पे LH रूल यूज करेंगे। देखो क्यों LH रूल यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट α = 0, इट मीन्स लिमिट α → 0 f of x is equal to f of
0, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे बिकॉज फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलो नाउ लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, अल्फा टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि अल्फा 0 की ओर जा रहा है, 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब हमें फंक्शन कौन सा लेना है, तो हम एक मिनट, यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक है, एक ही जगह पे अल्फा कर दो बराबर, तो फंक्शन बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 6 अल्फा अपॉन 36 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे k। डन। अब हमें ये लिमिट सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, ये लिमिट 0/0 फॉर्मेट वाली है, अल्फा की जगह पर 0 पुट करो तो ये 0/0 बन जाएगा, और अगर 0/0 फॉर्मेट लिमिट में आता है देन वी आर गोइंग टू यूज LH रूल। LH रूल में क्या करना होता है, तो न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, तो पहले लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 एज इट इज, फिर 1 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन होता है प्लस साइन 6 अल्फा इंटू 6 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डिवाइड बाई 36 एज इट इज, और अल्फा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई 2 अल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू के, एंड दैट इज इक्वल टू के। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है हमें, तो देखो 6 6 36 और 6 2 12, तो 1/12 आएगा बाहर बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट। नाउ बचा लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 एंड साइन 6 अल्फा अपॉन क्या बचा यहाँ पे, अल्फा बचा, एंड दैट इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे 11th स्टैंडर्ड वाली स्टैंडर्ड लिमिट कि साइन के साथ में जो भी एंगल है वो एंगल नीचे होता है अगर, देन आंसर इज 1। तो यहाँ पे एंगल कौन है साइन का, 6 अल्फा, उसमें से सिर्फ अल्फा है नीचे, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा करेंगे 6 से मल्टीप्लाई एंड 6 से डिवाइड, तो इतना पोर्शन क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू थियरम 1 बन जाएगा। तो बचा क्या, बेसिकली 6 बचा, तो इधर से 6 बचा और ऑलरेडी बाई 12 तो है, एंड दैट इज इक्वल टू के। सो फाइनली वी गेट के इक्वल टू 1/2, 6/12 मीन्स 1/2। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। सो यहाँ पे हमने LH रूल यूज किया। अब ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, तो पहले तो मुझे एक चीज बताओ कि कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -1 अपॉन मोड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब ये क्वेश्चन में x की जगह पे क्या लिया है हमने, e⁻x लिया है, तो चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो -1 अपॉन मोड e⁻x। अब e⁻x तो पॉजिटिव होता है, सो नो नीड टू अप्लाई मॉड्यूलस, और अंदर बन जाएगा e⁻x का स्क्वायर, मतलब e⁻x का स्क्वायर, तो e⁻x का स्क्वायर क्या होता है, e⁻2x - 1 इनटू चेन रूल से e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x। अब यहां से कट क्या हो जाएगा, तो यहां से कट हो जाएगा e⁻x। सो फाइनल आंसर इज -1 डिवाइड बाय अंडर रूट e⁻2x - 1। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि d/dx ऑफ x⁻x प्लस x⁻x + 1 प्लस x⁻x + 2 एंड एट x इक्वल टू e, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले बिफोर डिफरेंशिएशन ये तीनों में से x⁻x कॉमन आएगा। देखो तो क्या बचा, 1 + x + x² बचा। अब ये दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना है मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो ये पहला एज इट इज, और ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन 1 + 2x, फिर प्लस ये सेकंड वाला ब्रैकेट एज इट इज, और सेकंड जो बचा x⁻x उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x⁻x × 1 + log x। अब ये जो आंसर आया उसमें मुझे x की जगह पे क्या पुट करना है, तो x की जगह पे मुझे पुट करना है e। ओके चलो, तो जैसे आप e पुट करोगे तो ये e⁻e बन जाएगा, प्लस ये भी e⁻e बन जाएगा, तो e⁻e कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 + 2e बचा, फिर प्लस, अब ये ध्यान से देखो, ये बचा 1 + e+e² इंटू ये लॉग e क्या होता है 1 + 1 2। तो देख एक मिनट, एक काम करते हैं, पहले पुट नहीं करते x = e, पहले क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये दोनों में से पहले तो कॉमन आएगा x⁻x। ओके, तो यहाँ से x⁻x कॉमन निकालो, तो अंदर क्या बचा, 1 + 2x प्लस 1 + x + x² इंटू 1 + log x, ये वाली चीज बची। नाउ पुट x इक्वल टू e। अब x की जगह पे क्या पुट करना है, हमें e पुट करना है, तो बाहर बन जाएगा e⁻e। ओके, 1 + 2e प्लस, अब देखो ध्यान से इसको, तो x की जगह पे e पुट करो तो log e1 1 + 1 2, तो 2 टाइम्स दिस, तो 2 को ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो वी गेट 2 + 2x + 2x²। ओके, फिर इसमें हम पुट करेंगे अगेन x की जगह पे e ही पुट करना था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे e पुट कर दो, तो देखो ये 2e + 2e
मतलब ये टोटल बन जाएगा 4e। तो ऑलरेडी बाहर कौन है यहाँ पे, e रेस टू e, फिर अंदर बचेगा 1 प्लस, देखो 2e प्लस 2e मतलब 4e, फिर 2 प्लस 2e स्क्वायर, 2 प्लस 2e स्क्वायर। ओके, नाउ 2 प्लस 1 बन जाएगा 3, तो e रेस टू e 3 प्लस 4e प्लस 2e स्क्वायर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 प्लस 4e प्लस 2e स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट मतलब रेंज। ओके, तो चलो अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है एफ एक्स इक्वल टू 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कंसेप्ट क्या होता है, तो एफ डेस एक्स इज पॉजिटिव देन एफ इज इंक्रीजिंग, एंड इफ एफ डेस एक्स इज नेगेटिव देन एफ इज डिक्रीजिंग। तो चलो यहाँ पे एफ डेस एक्स फाइंड करो, तो एफ डेस एक्स क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो -6 माइनस 4x। तो यहाँ पे एफ एक्स इंक्रीजिंग बोला है, अगर एफ इज इंक्रीजिंग देन श्योरली एफ डेस एक्स इज नेगेटिव, इट मीन्स -6 माइनस 4x इज लेस देन 0। -4x को या तो एक काम करो -6 को राइट में शिफ्ट कर दो, तो -4x इज लेस देन 0 प्लस 6 मतलब 6 बन जाएगा। -4 को डिवाइड करोगे देन इनइक्वालिटी विल चेंज, सो x इज ग्रेटर देन 6 अपॉन -4, तो 6 अपॉन -4 उसको 2 से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा -3/2। तो x इज ग्रेटर देन -3/2 का मतलब होता है बी, ऑप्शन नंबर बी, -3/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ये फंक्शन गिवन है कि आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स इज इंक्रीजिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। मतलब सेम कंसेप्ट है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है इट मीन्स एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, डिवीजन रूल से इसको डिफरेंशिएट करो तो नीचे बन जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर, फिर log x एज इट इज इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1, फिर माइनस x एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो फाइनली डिफरेंशिएशन आपका आ गया log x माइनस x का तो 1 और नीचे log x का होल स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट ये एफ डेस एक्स आया, तो ये एफ डेस एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तब जाके ये फंक्शन कैसा होगा आपका, इंक्रीजिंग। चलो अब एक काम करो, आप सभी को पता है कि log x का होल स्क्वायर मतलब किसी का भी होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस में, तो ये गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा, तो फाइनली हमारे पास बचा log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, -1 को राइट में शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा log x ग्रेटर देन 1। अब देखो बेस में अगर कुछ भी नहीं है तो हमें क्या समझना है, e। अब e इधर जाएगा तो x को सब्जेक्ट बनाओ तो x इज ग्रेटर देन e रेस टू 1 बन जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन e रेस टू 1 क्या होता है, e। तो x ग्रेटर देन e का मतलब होता है e टू इनफाइनाइट, इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। चलो ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेसिकली क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन हमें इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू डायामीटर। तो एक काम करते हैं, पहले रेडियस को डायामीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो रेडियस बेसिकली क्या होता है, डायामीटर का हाफ होता है, तो मैं r के प्लेस में d/2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 4/3 पाई, यहाँ पे d/2 का क्यूब बन जाएगा, तो 4/3 पाई एज इट इज, और ये बन जाएगा d³/8, 4 2 कट करो तो ये बन जाएगा 3 2 6 d³। तो ये आया आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, डायमीटर को स्मॉल डी लेट किया है, इट मींस यू टू फाइंड, देखो ध्यान से, dv/d, और यहाँ पे क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर हमें फाइंड करना है, बराबर। तो हमें डायमीटर मतलब स्मॉल डी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो π/6 तो एज इट इज, और d³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3d²। तो यहाँ से देखो तो ध्यान से, 3 2 मतलब ये बना π/2d², ये आपका आंसर आया। लेकिन आपका आंसर है ना वापस r के फॉर्म में है, तो मुझे d के प्लेस में वापस क्या पुट कर देना पड़ेगा, 2r। सो वी गेट d इज इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे d के प्लेस में 2r पुट करो तो हमें क्या मिलेगा, π/2 और यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर, तो π/2 एज इट इज, और 2r का होल स्क्वायर क्या होता है, 4r²। तो ये 2 कट कर दो तो 4/2 2, इट मीन्स फाइनल आंसर इज 2πr²। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। देखो इसमें आपको लॉग 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 दिख रहा है, तो एक काम करो, log x को t पुट कर दो,
और क्या होता है चेक करते हैं अगर, तो लेट log x इक्वल टू टी, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x dx इक्वल टू dt। अब ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन के अंदर पुट करो। चलो तो इंटीग्रेशन, अब ये जो आपको dx दिख रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, तो ये dx अपॉन x, ये dx अपॉन x क्या बन रहा है हमारा dt, तो ये dx और ये जो अपॉन x है ना वो बन जाएगा आपका dt। तो ये पिंक वाला पोर्शन बन गया dt। फिर नीचे log x है, log x को हमने क्या लेट किया है t, फिर ये बन जाएगा log x मतलब log t, log x मतलब log t। तो अभी ये क्वेश्चन बना। अब वापिस अगर आप चेक करोगे तो ये log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, log t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t। मतलब मैं log t को अगेन नया वेरिएबल u लेट कर लेता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इंटीग्रेशन है ना। तो देखो log t को मैं अगेन पुट करता हूँ u, तो log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/t dt इज इक्वल टू du। अब ये दोनों चीज़ों को वापिस यहाँ पे क्वेश्चन में पुट करो, तो देखो ये dt अपॉन टी, ये dt अपॉन टी क्या बना है, dt अपॉन टी बना u du। तो ये येलो पोर्शन बन गया आपका du, और नीचे ऑलरेडी क्या है तो log t, और log t को क्या यूज किया हमने u, तो ये बेसिकली 1/u का इंटीग्रेशन, तो 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है log u होता है प्लस c। ओके, अब u की वैल्यू वापिस पुट करो। चलो तो u हमने क्या लेट किया है log t, और t की वैल्यू वापिस पुट करो, तो t हमने ऑलरेडी क्या लेट किया है log x, तो यहाँ पे log x पुट करो, तो फाइनल आंसर इज log x। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड इसको 1-2 बार सॉल्व कर लो तो आपको कंसेप्ट चमक जाएगा। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बन जाएगा, और नीचे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर तो है ही बराबर। अब ये दोनों को आप माइनस से सेपरेट कर दो, ये दोनों को ये माइनस से सेपरेट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसको अलग से सेपरेट ही कर दे रहा है। फिर क्या बचा, तो फिर माइनस एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे dx बन जाएगा। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन तो सबको आता है, सॉरी इंटीग्रेशन सबको आता है, तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई tan इनवर्स x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखो, तो एक काम करता हूँ, ये 2x को एज इट इज रखो, पीछे dx एज इट इज, और ये जो नीचे स्क्वायर है ना इसको मैं अगर ऊपर लेके आऊँ तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की -2 पावर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये आपका फंक्शन है और इसी का ही डिफरेंशिएशन बाजू में है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में कंसेप्ट होता है कि अगर इंटीग्रेशन में fx की कोई n पावर है इनटू f डैश x है, तो फाइनल आंसर विल बी व्हाट, तो फाइनल आंसर विल बी fx रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, चलो तो ये कंसेप्ट के हिसाब से हम अगर सॉल्व करें आगे, तो ये tan इनवर्स x तो है ही हमारे पास, सो tan इनवर्स x माइनस, अब देखो ये आपका फंक्शन है और ये कौन है इसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, तो fx रेज टू n+1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की -2 प्लस 1 मीन्स -1 अपॉन -1 प्लस c, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये आया tan इनवर्स x प्लस माइनस माइनस प्लस, और रेज टू -1 है तो इसको मैं 1/x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ और प्लस c। अब ये वाला जो आंसर है इसको इससे मैच करो, इससे कंपेयर करो, तो आगे tan इनवर्स x तो है, तो आपका fx क्या बन गया 1/x स्क्वायर प्लस 1। सो ऑप्शन नंबर c इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसमें अपने को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो बाहर 1/2 आ जाएगा। ओके, अब बड़े एंगल को पहले लिखो, तो cos 3x को मैं पहले लिखता हूँ, इनटू क्या लिखा है यहाँ पे sin 2x, और आगे मल्टीप्लाई भी 2 करना है, और ये sin 2x और फिर dx बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें 2cs वाली फॉर्मूला यूज करनी होती है, तो सबको पता है कि 2cs क्या होता है, तो s माइनस s, पहले दोनों एंगल को ऐड करेंगे फिर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 1/2 एज इट इज, फिर एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ 2cs मीन्स s माइनस s और पीछे dx, पहले दोनों को ऐड कर दो, तो 3x प्लस 2x बन जाएगा 5x एंड फिर 3x माइनस 2x बन जाएगा x। अब ये दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करो, तो 1/2 तो है ही बार, sin 5x का इंटीग्रेशन माइनस cos 5x अपॉन 5 माइनस sin x का इंटीग्रेशन प्लस cos x, डन, और पीछे आएगा प्लस c। अब -1/2 ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा -1/10 cos 5x प्लस 1/2
cos x प्लस सी। अब ये जो अपना आंसर आया उसको इसके राइट हैंड साइड से कंपेयर करो, तो cos x का कोफिशिएंट a और यहाँ पे cos x का कोफिशिएंट कौन है 1/2, इट मीन्स वी गेट a इज इक्वल टू 1/2। फिर cos 5x का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे b, तो b इक्वल टू व्हाट -1/2, तो b इक्वल टू -1/2, ओके, -1/10, सॉरी -1/10। नाउ वी हैव टू ऐड, तो ये दोनों को ऐड कर दो, तो 1/2 -1/10, ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, तो ये 5 - 1 4, 4/10, 4/10 क्या होता है बेसिकली 2/5। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर फाइनल आंसर, ओके। इस ये लेवल होता है गुडसेट का एग्जैक्ट, ओके। चलो अब ये वाला क्वेश्चन तो बोर्ड में भी आया था इस बार, इस टाइप का आया था, ठीक है। इसमें क्या करना होता है हमें, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4, नीचे ऊपर 9 पावर है और नीचे भी 9 के फॉर्म में इसको स्प्लिट करो, तो cos रेस टू 9x इंटू cos स्क्वायर x बन जाएगा ये, बराबर। तो देखो sin रेस टू 9x अपॉन cos रेस टू 9x, तो ये वाली पार्टी बन जाएगी 10 रेस टू 9x, 10 रेस टू 9x, और 1/cos स्क्वायर x ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, ठीक है, और लिमिट्स है 0 टू π/4। चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग कर सकते हैं 10x को t लेट करो, तो लेट 10x इक्वल टू t। अब ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसकी लिमिट्स भी चेंज करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा इसका sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, ठीक है। चलो अब x की जगह पर 0 पुट करोगे तो t भी 0 बन जाएगा, और x की जगह पे π/4 पुट करोगे देन t विल बी इक्वल टू 1, सो माय न्यू लिमिट्स आर 0 टू 1। नाउ 10 रेस टू 9x का मतलब हो जाएगा t रेस टू 9 एंड sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt, तो t रेस टू 9 का इंटीग्रेशन होता है t रेस टू 10 अपॉन 10 एंड लिमिट्स आर 0 टू 1। चलो पहले अपर लिमिट पुट करो, तो 1 रेस टू 10 मतलब 1/10 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, सो फाइनल आंसर इज 1/10 विच इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। सो ये टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन है। ये मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन में हमें पहले तो क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है यहाँ पे, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए x + 2 को कंपेयर करो 0 से, तो वी गेट x इक्वल टू -2, मतलब -2 पे हमें लिमिट्स को ब्रेक करना है, तो लोअर लिमिट -4, तो ये बन जाएगा -4 टू -2 dx प्लस -2 टू +4, और यहाँ पे dx बन जाएगा, और यहाँ पे बीच में क्या लिखना है, तो मॉड्यूलस ऑफ x + 2 मॉड्यूलस ऑफ x + 2। चलो अब हमारे पास एक ट्रिक पता है हमें, देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन है यहाँ पे -2, तो ये -2 से छोटा है, -4 टू -2 मतलब -2 से छोटा, तो इसको नेगेटिव ओपन करना है, और ये -2 से बड़ा मतलब इसको पॉजिटिव ओपन करना है। तो ये वाले मॉड्यूलस को अगर हम नेगेटिव ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा -x - 2 dx फिर प्लस, और ये वाले मॉड्यूलस को हमें पॉजिटिव ओपन करना है, मतलब नॉर्मली x + 2 dx, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन में हमें इतना ही सीखना है, बाकी का काम आगे आप कर सकते हो, ओके। सो ये क्वेश्चन डू इट योरसेल्फ, ठीक है, ये इजी है, डन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 2x अपॉन 5x² + 1, यहाँ पे देखो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर सेट हो सकता है, नीचे का डिफरेंशिएशन कितना होगा चेक करो, तो 10x, ऊपर कौन है 2x, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5 कर दो, तो 1/5 0 टू 1, और ये बन जाएगा 10x अपॉन 5x² + 1 dx। अब नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है तो आंसर क्या बन जाएगा अपना, लॉग मोड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है 5x² + 1, ओके, और यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो 0 टू 1, सो फाइनल आंसर विल बी 1/5, तो है हमारे पास 1/5, ठीक है। चलो ब्रैकेट में x की जगह पर 1 पुट करो, तो 5 1 = 5, 5 + 1 6, मतलब ये बन जाएगा log 6 माइनस x की जगह पर 0 पुट करोगे तो log 1 है, log 1 की वैल्यू खुद की क्या होती है 0, सो फाइनल आंसर इज 1/5 log 6, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बेसिकली एक शॉर्टकट है कि y = 5 sin x है। देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, sin x के साथ में कोविशेंट भी आ गया। चलो पहले तो क्वाड्रेंट कितने हैं वो चेक करो, तो 0 टू 5/2 में 0 टू π/2 में एक ही क्वाड्रेंट है, तो sin x का आंसर आएगा 1, लेकिन sin के आगे क्या मल्टीप्लाइड है 5, तो 5 1 = 5, इट मीन्स 5 इज अवर फाइनल आंसर, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व y² = 2x। चलो y² = 2x को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऐसे ड्रॉ करेंगे y² = 2x, y एक्सिस एंड द लाइन y = 2, y = 2 मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी y = 2। चलो नाउ टेल मी विच एरिया वी हैव टू कैलकुलेट, विच एरिया वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कौन कौन पिक्चर में आना चाहिए,
तो एक तो ये कर्व आना चाहिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, एक तो वाई एक्सिस आनी चाहिए और एक ये लाइन आनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों से कौन सा एरिया कवर होता है, तो ये वाला पिंक वाला एरिया कवर होता है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, तो देखो यहाँ पे हमें y की लिमिट गिवन है, तो हम यहाँ पे 0 to 2 और यहाँ पे x dy कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे y की लिमिट गिवन है, इसीलिए यहाँ पे dy आएगा। dy अगर यहाँ पे dy आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, नाउ x को सब्जेक्ट बनाओ, तो x विल बी व्हाट, तो x विल बी वाई स्क्वायर बाई 2 और पीछे आएगा dy। चलो नाउ वाई स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वाई क्यूब बाई 6 एंड लिमिट्स आर 0 to 2। चलो सबसे पहले 2 पुट करो, तो 2 का क्यूब होता है 8/6 माइनस 0 पुट करोगे तो 0। नाउ 8/6 दोनों को 2 से डिवाइड करो तो आंसर इज 4/3। सो ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे y की लिमिट गिवन है तो पीछे dy आएगा और यहाँ पे dy आता है तो यहाँ पे x लेना पड़ता है, तो x को सब्जेक्ट बनाओ तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2। ओके, इस तरीके से सम करना होता है। अब ये भी शॉर्टकट है, y इक्वल टू साइन एक्स। ओके ठीक है, चलो अब ये मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ही फंक्शन नहीं है, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इक्वल टू साइन एक्स दोनों गिवन है, तो हमें एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे साइन और कॉस का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखो साइन का ग्राफ 0 to 3π/2 में ऐसा कुछ होता है, देखो तो, और पहले तो एंगल्स को यहाँ पे प्लॉट करो तो ये आ जाएगा 0, ये आएगा π/2, ये आएगा पाई, फिर ये आ जाएगा 3π/2, ये एंगल आ जाएगा 3π/2, और इसी में ही हमें ड्रॉ करना है कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, 0 से लेके 3π/2 में। नाउ टेल मी विच एरिया वी हैव टू फाइंड, तो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। देखो ये व्हाइट वाला आपको एरिया फाइंड करना है, ये दोनों के बीच में आना चाहिए, ये दोनों के बीच में आना चाहिए, इतना एरिया हमें फाइंड करना है बराबर। और ये आपकी x इक्वल टू 3π/2 लाइन, तो ये एरिया अपने को फाइंड करना है, ये तीनों व्हाइट एरिया। तो सबसे पहले ये टोटल एरिया को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये वाला जो एरिया है ना, दैट इज योर A1 एरिया, ये बीच वाला एंटायर एरिया A2 एरिया, और ये जो लास्ट वाला एरिया ना दैट इज एरिया A3। चलो अब एरिया A1 कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया A1 उसमें लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेके ये क्या होता है, ये इंटरसेक्शन एरिया कौन सा होता है, देखो तो साइन और कॉस दोनों कहाँ पे मीट होता है, तो π/4 पे। तो ये जो एरिया A1 है ना उसके लिए लिमिट 0 से लेके π/4 आएगी, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4। चलो अब इसमें अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया देखो, ये जो एरिया है ना, ये जो व्हाइट वाला एरिया, ये किनके बीच में आता है, तो ये ऊपर और ये नीचे। तो अपर कर्व कौन है, ये वाला कर्व कौन सा है, देखो तो ये वाला कर्व येलो मतलब cos x, तो यहाँ पे हम करेंगे cos x माइनस लोअर कर्व कौन सा है यहाँ पे, तो ये sin x है, तो cos x माइनस sin x। चलो तो ये आपको सॉल्व करना है, ये A1 आपको कैलकुलेट करना है। नाउ A2 के लिए आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो π/4 से लेके यहाँ तक जाएगी। अब ये कौन सा पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट होता है 5π/4। तो सेकंड एरिया A2 कैलकुलेट करने के लिए माय लिमिट्स विल बी π/4 to 5π/4। अब अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो अपर वाला कर्व कौन सा है, देखो तो पिंक कर्व अपना साइन है, तो यहाँ पे आएगा sin x माइनस लोअर कर्व कौन सा है यहाँ पे, तो येलो कौन है आपका cos, तो sin x माइनस cos x। अब इसको आपको सॉल्व करना है। फिर A3 के लिए लिमिट कौन सी आएगी, चेक करो तो 5π/4 से लेके 3π/2, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 5π/4 to 3π/2। चलो अब अपर कर्व कौन है, ऊपर, तो देखो ये एरिया में ऊपर येलो है, येलो मतलब देखो तो कौन, तो येलो मतलब cos, और नीचे पिंक मतलब साइन। तो ये तीनों को कैलकुलेट करके फिर ये तीनों को ऐड कर देना है, ये तीनों को सॉल्व करो, फिर ये तीनों को ऐड करो, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, तो ये काम आपको खुद से करना है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको रिवर्स करके वापस मैंने जो समझाया उसको एक्सप्लेन करो। यहाँ पे ये तीनों में एक ही कहानी है, लिमिट्स पहले तो फाइंड करो एंड अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व मतलब यहाँ पे ऊपर कौन है, येलो, माइनस नीचे कौन है यहाँ पे, साइन मतलब पिंक। ठीक है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। ये थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमें बेसिकली ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे देखो 2/3 है, तो यहाँ पे दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। ओके, सो 4 + dy/dx होल स्क्वायर। अब 2/3 का क्यूब ले लो तो हमें होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे d²y/dx² का भी क्या करना पड़ेगा, क्यूब। नाउ यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, तो देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, मतलब 2 इज अवर हाईएस्ट ऑर्डर। ओके, और इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, तो इसकी खुद की पावर कौन है, 3, तो 2 and 3 इज अवर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज अवर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, बराबर। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती है। सबसे पहली मेथड हमें कौन सी ट्राई करनी होती है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, तो इसमें पहले -y को राइट में शिफ्ट करो, तो 2x dy/dx इज इक्वल टू y, ठीक है। चलो अब dy के नीचे y लेके आओ, तो dy/y इज इक्वल टू dx/2x। चलो नाउ वेरिएबल सेपरेट हो गए, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y इक्वल टू 1/2, बाहर कांस्टेंट है, अगेन 1/y का क्या होता है, एक सेकंड, यहाँ पे y की जगह पे x आएगा, यहाँ पे y की जगह पे x आएगा। नाउ 1/2 बार, और dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x, और पीछे क्या यूज करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे एक से ज्यादा log है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे log c, ठीक है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे एक सेकंड, सबसे पहले 2x dy/dx इक्वल टू y, dy/y इज इक्वल टू dx/2x, dy/y का इंटीग्रेशन log y इक्वल टू 1/2 log x प्लस log c। अब ये वाले log को लेफ्ट में लेके आओ, तो ये बन जाएगा log y माइनस 1/2 log x इक्वल टू log c। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये 2 log y, 2 इसकी पावर में जाएगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली log y स्क्वायर माइनस log x इक्वल टू log c, ठीक है। चलो अब यहाँ पे log है माइनस log भी अप्लाई करो, तो ये बन जाएगा log ऑफ y स्क्वायर बाई एक्स, log ऑफ y स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू log c। दोनों साइड से log log कैंसिल, सो वी गेट y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू c, और x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, वी गेट y स्क्वायर इक्वल टू c इंटू एक्स। नाउ टेल मी ये कौन सा कर्व इंडिकेट करता है आपको, तो ये आपको ये नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखा है, y स्क्वायर इक्वल टू 8x लिखा है, तो दिस इज बेसिकली योर पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला। ओके, सो पैराबोला इज अवर फाइनल आंसर। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, तो dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x, ये वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो x² प्लस 1 से सबको डिवाइड कर दो, तो dy/dx प्लस 2xy अपॉन x² प्लस 1 इक्वल टू x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। चलो अब इसको कंपेयर करो, तो p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन x² प्लस 1। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होती है, तो e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ px dx मतलब 2x अपॉन x² प्लस 1 dx। अब देखो x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आंसर क्या आएगा, तो e रेज टू लॉग ऑफ x² प्लस 1। अब देखो e एंड log e कट हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचा है यहाँ पे x² प्लस 1, सो x² प्लस 1 इज अवर फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है। नाउ वेक्टर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x वेक्टर तो गिवन है, हमें इसको साइड में सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको पहले सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं कि y वेक्टर प्लस k टाइम्स z वेक्टर। तो y वेक्टर क्या है यहाँ पे, तो 2 2 3 प्लस z वेक्टर ये रहा, इसको k से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा माइनस k, फिर 2k एंड k। अब ये दोनों को ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 2 माइनस k, फिर 2 प्लस 2k एंड 3 प्लस k। ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। तो x वेक्टर तो हमें ऑलरेडी पता है कि 3 1 0 डॉट, ये वेक्टर का आंसर आया था 2 माइनस k कॉमा 2 प्लस 2k कॉमा 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का डॉट ले लो, चलो तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 6 माइनस 3k, फिर प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 2k, और ये 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 0 बन जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। चलो अब माइनस 3k प्लस 2k मीन्स माइनस k, और ये 6 प्लस 2 8 उस साइड जाएगा तो माइनस 8 बन जाएगा, सो वी गेट फाइनली k इक्वल टू 8। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में पहले से मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे हमें फाइंड करना है द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी ऑन सी डी। एक मिनट, यहाँ पे दो कंसेप्ट होते हैं। एक हमें फाइंड करने को ये लोग बोल सकते हैं कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी, और दूसरा ये लोग पूछ सकते हैं कि फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बी ऑन सी डी। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है, दोनों की फॉर्मूला देख लो पहले। सिर्फ प्रोजेक्शन पूछा है तो फॉर्मूला आपको पता है कि ए बी डॉट सी डी डिवाइड बाई मोड सी डी,
और अगर आपको प्रोजेक्शन वेक्टर ऐसा वर्ड बोले तो ये तो फॉर्मूला एज इट इज छापो ऊपर वाली कि ए बी डॉट सी डी डिवाइड बाई मोड सी डी। ये करने के बाद इनटू क्या करना होता है, तो आपको जो सी डी वाला मतलब डिनोमिनेटर वाला वेक्टर है वो आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब इसके साथ में सी डी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला आप सॉल्व करोगे देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला से आप चेक कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके तो दोनों कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं, ये दोनों कंसेप्ट को अच्छे से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब ये तो बहुत ही आसान है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड्स गिवन है, तो पैरेललोग्राम में जब भी एडजेसेंट साइड्स गिवन है देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या होती है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन साइड्स आर गिवन इज इक्वल टू सिंपली ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। और अगर पैरेललोग्राम में साइड्स की जगह पे आपको डायगोनल दे तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना होता है 1/2। ये दोनों कंसेप्ट मैंने अभी बोल दिए, सो वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूला से सॉल्व कर दो। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34। ओके अब यहाँ पे एक मैं कंसेप्ट आपको रिवाइज करवाता हूँ कि यहाँ पे क्या बोला है कि इफ दिस टू लाइंस, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, तो कंसेप्ट ये होता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनकी डायरेक्शन रेशियो का रेशियो कैसा होता है, इक्वल। उनकी डायरेक्शन का रेशियो कैसा होता है, इक्वल। तो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन कौन है, तो 3 6 9 एंड सेकंड लाइन की डायरेक्शन कौन है 1 2 b। उनका रेशियो कैसा होता है, इक्वल। नाउ उनका रेशियो का मतलब 3 और यहाँ पे 1, उनका रेशियो ले लो, फिर 6 एंड 2 का रेशियो ले लो एंड 9 एंड b का रेशियो ले लो। ये तीनों रेशियो कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट इक्वल होता है। अब ये देखो तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो 3 इज इक्वल टू 9/b। तो 3 3 जा तो 9 इक्वल b इक्वल टू 3, सो b इक्वल टू 3 इज अवर फाइनल आंसर। तो ये कंसेप्ट वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट। ओके सबसे पहले हमें ये बोला है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। चलो पहले तो ये जो इक्वेशन गिवन है दैट इज कार्टेशियन फॉर्म, इसको हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 3 माइनस एक्स में से माइनस को कॉमन निकालो, तो वी गेट x माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन निकालो तो y माइनस 3/2 अपॉन 5/2 इज इक्वल टू ये z अपॉन 2 तो एज इट इज। ठीक है, चलो तो यहां से हमें पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा मिला, तो 3/2 एंड z के बाजू में कुछ नहीं है मतलब 0। एंड यहाँ पे हमें इसकी डायरेक्शन वेक्टर कौन सा मिला, डायरेक्शन वेक्टर मिला हमें -3 5/2 एंड 2। तो इसमें से कौन सा इक्वेशन ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो पासिंग थ्रू पॉइंट 3/2 0 ये रहा। बाकी इसी में है, देखो तो ना नहीं है, मतलब ये अपना आंसर है। लेकिन आपको एक कंफ्यूजन होगा कि सर ये पीछे इसकी जगह पे ये क्यों लिखा है, तो देखो ये डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब मैं ये तीनों नंबर को किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या तो कोई कॉमन नंबर से मैं इनको डिवाइड भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज चेक करो, मैंने ये तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऑप्शन में दे दिया है। देखो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करो -6, 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो चेंज हो सकता है, लेकिन कैसे चेंज होगा, या तो किसी कॉमन नंबर से सबको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या तो सेम नंबर से सबको डिवाइड करो, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ये मस्ट बी एज इट इज। ओके चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ओके अब इसमें ना ऑप्शन में थोड़ा चेंज है, तो ये चेंज देख लेना बराबर। यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो -2 to 3 पॉइंट में से पास होने वाला ये 4 ऑप्शन में से कौन है, तो सिर्फ ये दोनों है, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। देखो तो ये पॉइंट में से पास होने वाली लाइन ये है ना, नहीं है, मतलब ये दोनों तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। एंड परपेंडिकुलर टू ए बी वेयर बी इज इक्वल टू डी। तो हमें एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये पॉइंट में से पास हो रहा है और ए बी लाइन एक दूसरी एक ए बी लाइन है उससे कैसा है, परपेंडिकुलर। तो अगर दो, पहले तो हम एक काम करते हैं, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो b माइनस ए करके, तो यहाँ से b माइनस ए कर दो। चलो तो 13 माइनस 2 मतलब 15, फिर -3 - 2 -5 एंड 13 - 3 मीन्स 10। तो ये ए बी लाइन आई बराबर। ठीक है, चलो अब हमारा कंसेप्ट क्या होता है, तो अगर कोई लाइन कोई दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के dr का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो ये दोनों ऑप्शन में से, ये ए और सी ऑप्शन में से कौन सी लाइन का dr का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में 0 होता है, तो आप चेक करो, ये
3 माइनस 5 2, तो 3 माइनस 5 2 का डॉट प्रोडक्ट इससे ले लो तो 0 बन जाएगा। क्यों, चेक करो तो 15 3 ज़ा 45 माइनस 5 इंटू माइनस 5 मीन्स प्लस 25। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ पे शायद -3 होना चाहिए, तो 15 इंटू -3 माइनस 45 बन जाएगा, प्लस 25 बन जाएगा, एंड 10 टू ज़ा 20, 15 इंटू -3 मतलब -45। चलो नाउ ये 45 माइनस 45 0, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन का डियर और ए बी का डॉट प्रोडक्ट 0 बन गया। इट मीन्स दिस लाइन इज अवर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे बेसिकली समझना ये था कि अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। ठीक है, चलो सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 37। इसमें तो ये तो ईजी है ना कि इसमें कॉर्नर पॉइंट्स आपको गिवन है और ये कॉर्नर पॉइंट्स को आप यहाँ पे रख दो और जो सबसे हाईएस्ट नंबर आए दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है आपको कि अगेन आपको ये 4 यहाँ पे आपको कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है, उसको आप ये फंक्शन के अंदर रख दो और जो हाईएस्ट नंबर आए दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, चलो नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। चलो अब ये आपको पूछा है कि P ऑफ B बाई ए दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है, तो न्यूमिनेटर में आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की प्रोबेबिलिटी मतलब P ऑफ A। ठीक है, चलो अब इसमें से किसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो इसमें से आपको P ऑफ A गिवन है विच इज 0.30। नाउ सेपरेटली वी हैव टू फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होती है कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलो अब इसमें से किसकी किसकी वैल्यू अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू अवेलेबल है, ये रही। फिर P ऑफ A अवेलेबल है प्लस P ऑफ B अवेलेबल है माइनस ये आपको फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करके आप P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करके यहाँ पे रख देना, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो बेसिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 3 स्टूडेंट हैं, तीनों स्टूडेंट्स ABC कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3 एंड 1/4 है। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से आपको एक कंसेप्ट चमकेगा कि अगर 3 स्टूडेंट है ABC, ये तीनों कोई पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/3 एंड 1/4 है। इट मीन्स ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंटली ही सॉल्व करेंगे ना। क्या ये बंदा इसके ऊपर डिपेंड है, नहीं, ये अपने खुद के तरीके से सॉल्व कर सकता है। मतलब ये तीनों की तीनों इवेंट कैसी इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो मेन कंसेप्ट तो ये है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का ये क्वेश्चन है। चलो तो ये टॉपिक में हमने ऑलरेडी एक चीज सीखी हुई है कि अगर ABC इंडिपेंडेंट है देन A', B', C' आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। चलो पहले तो ये दोनों कंसेप्ट दिमाग में रखो। ठीक है, नाउ हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की जगह पे उल्टा काम करते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व, 1 माइनस प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व। ठीक है, चलो तो 1 माइनस, अब हमें ये प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व को सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा ये डब्बे को। ठीक है, चलो तो ये येलो डब्बा कैसे सॉल्व होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम कांट बी सॉल्व इज इक्वल टू, अब इस यही चीज को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे सोचो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A' मतलब A सॉल्व ना कर पाए, एंड मतलब इंटरसेक्शन, B भी सॉल्व ना कर पाए, एंड C भी सॉल्व ना कर पाए। सोचो अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि A ने भी सॉल्व नहीं किया, एंड B ने भी सॉल्व नहीं किया, एंड C ने भी सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ ना कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या कंसेप्ट होता है, तो अगर तीनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो मैं ये तीनों को सेपरेटली इनटू करके लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर A एंड B इंडिपेंडेंट है, A एंड B इंडिपेंडेंट है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये दोनों को सेपरेटली मैं लिख सकता हूं अगर बीच में इंटरसेक्शन है तो। सेम वे यहां पे भी मैं क्या लिख सकता हूं, P ऑफ A' इंटू P ऑफ B' इंटू P ऑफ C'। चलो P ऑफ A 1/2 है तो P ऑफ A' 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा। P ऑफ B 1/3 है तो P ऑफ B' 1 माइनस 1/3 मीन्स 2/3 एंड P ऑफ C 1/4 तो 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। तो क्या आया आंसर, देखो 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, सो आंसर इज 1/4। और ये 1/4 को ये डब्बे की जगह पे रख दो, तो 1 माइनस 1/4
मीन्स फाइनल आंसर इज 3/4। तो ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो में मैंने आपको 40 गुड सेट के एमसीक्यू करवाए। दिस इज पेपर नंबर 1। सो आपको ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर पेपर सॉल्व करने के बाद एक चीज तो समझ में आ गया होगा, एक चीज तो आपको फील हो गई होगी कि गुड सेट में कौन से लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक ये पेपर हो गया, बाकी ये और 3 पेपर आएंगे, तो ये तीनों को हम सॉल्व करेंगे। तब तक आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तब तक घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।